यदि आप हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में संधि प्रकरण आपके लिए हमेशा समस्या खड़ी करता है तो आप उचित स्थान पर हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पशुपति यादव और आप सभी का ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि प्रकरण में हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग संधि का जो तृतीय भाग होता है विसर्ग संधि, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो आज हमारे अध्ययन का बिंदु है विसर्ग संधि। हम लोग आज की कक्षा में किसी भी संधि नियमों का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि संधि क्या होता है और विसर्ग संधि में क्या क्या प्रक्रिया होती है इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग इस कक्षा को मन से देख लेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग विसर्ग संधि को करने में कहीं पर भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। भाषा में जब दो ध्वनियां या दो वर्ण पास पास आते हैं तो ध्वनियों या वर्णों के मेल होने से होने वाले विकार को या भिन्नता को ही संधि कहा जाता है। वर्णों में यह निकटता शब्द या शब्दांश के माध्यम से आती रहती है। संधि की क्रिया में जब दो या अधिक पद भाग लेते हैं, संधि की क्रिया में प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ही मेल करते हैं। संधि के परिणाम स्वरूप वर्णों के मूल रूप में उच्चारण के स्तर पर और लेखन के स्तर पर दोनों ही स्तरों में क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है या भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। वर्णों या ध्वनियों में होने वाले इसी विकार या भिन्नता के आधार पर हम लोग जानते हैं कि संधि के भेदों का निर्धारण किया जाता है। ध्वनियों या वर्णों में उत्पन्न होने वाले विकार के आधार पर हम लोग जानते हैं कि संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है, संधि के प्रकार पहले हम लोग देख लेते हैं। संधि के प्रकार किस आधार पर, तो ध्वनियों में विकार होने के आधार पर। तो जब स्वर वर्ण में विकार होता है, जब स्वर वर्ण में विकार होता है तो कौन सी संधि होती है, तो होती है स्वर संधि। द्वितीय स्थिति क्या बनता है कि जब व्यंजन वर्ण में विकार होता है तब क्या होता है, व्यंजन संधि। जब व्यंजन वर्ण में विकार होता है तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। और तीसरी स्थिति क्या बनती है कि जब विसर्ग वर्ण में विकार होता है, जब विसर्ग वर्ण में विकार होता है तो कौन सी संधि होती है, तो विसर्ग संधि होती है। हम लोग अभी तक स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और हमने स्वर संधि तथा व्यंजन संधि से संबंधित नियमों को अच्छी तरह से देख लिया है। तो आज की कक्षा में हम लोग संधि का जो तृतीय भेद होता है विसर्ग संधि, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग अब विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आज हमारे कक्षा का जो बिंदु है, हमारे अध्ययन का जो विषय वस्तु है वह है विसर्ग संधि। आइए हम लोग विसर्ग संधि के सभी स्थितियों को देख लेते हैं। विसर्ग वर्ण का स्वर और व्यंजन से मेल होने पर, यानी विसर्ग वर्ण रहे और उसका मेल स्वर से हो अथवा व्यंजन से हो, तो विसर्ग में विकार होने के फलस्वरूप विसर्ग संधि की क्रिया होती है।
जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग में होने वाले विकार को ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम लोग विसर्ग संधि में deख लेते हैं स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तो संधि या मेल होने की दशा में, संधि या मेल होने की दशा में विसर्ग वर्ण में होने वाले विकार के फलस्वरूप विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि कब होती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग में होने वाले विकार के फलस्वरूप विसर्ग संधि की क्रिया होती है। विसर्ग संधि में आगे लिख लेते हैं, विसर्ग संधि में यह विकार तीन रूपों में, विसर्ग संधि में यह विकार तीन रूपों में पाया जाता है। विसर्ग संधि में यह विकार कितने रूपों में पाया जाता है? तीन रूपों में। पहला है आदेश के रूप में, दूसरा है वर्णलोप के रूप में, और तीसरा जो विकार होता वह होता है प्रकृति भाव के रूप में, यानी जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो संधि होने या मेल होने की दशा में विसर्ग वर्ण में विकार होने के फलस्वरूप विसर्ग संधि की क्रिया होती है। विसर्ग संधि में तीन प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। पहला होता है आदेश के रूप में, दूसरा होता है वर्णलोप के रूप में, और तीसरा होता है प्रकृति भाव के रूप में। हम लोगों ने जब स्वर संधि का अध्ययन किया था तो स्वर संधि में केवल एक ही प्रकार का विकार होता है, वह होता था आदेश के रूप में। हालांकि आदेश के भी दो भाग होते थे, एकादेश और आदेश। फिर हम लोगों ने जब व्यंजन संधि का अध्ययन किया तो हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में
तीन प्रकार के विकार होते थे। पहला होता था आदेश के रूप में, दूसरा होता था वर्णलोप के रूप में, और तीसरा होता था आगम के रूप में। और इसी क्रम में हम लोग जब विसर्ग संधि का अध्ययन करते हैं तो विसर्ग संधि में तीन प्रकार का जो विकार होता है वह होता है आदेश के रूप में, वर्णलोप के रूप में और प्रकृति भाव के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग विसर्ग संधि की स्थितियां देख लेते हैं। विसर्ग संधि में यहां तो इसको हम हटा दें क्योंकि इसमें तो हम लोग समझ गए कि विसर्ग संधि की क्रिया कब होगी। तो इस आगे की बिंदु में हम लोग विसर्ग संधि किन परिस्थितियों में होता है उसको देख लेते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग संधि विसर्ग संधि विसर्ग संधि निम्नलिखित स्थितियों में विसर्ग संधि निम्नलिखित स्थितियों में होता है। विसर्ग संधि कितनी स्थितियों में होता है? तो विसर्ग संधि निम्नलिखित दो स्थितियों में होता है। पहला होता है कि जब विसर्ग का मेल स्वर वर्ण से हो, जब विसर्ग का मेल स्वर वर्ण से हो, जब विसर्ग का मेल क्या हो कि स्वर वर्ण से हो, जब विसर्ग का मेल क्या हो स्वर वर्ण से हो। इसमें स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मेल अथवा संधि होने की दशा में विसर्ग में विकार होने के फलस्वरूप विसर्ग संधि होती है। पहली स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। तो जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मेल अथवा संधि होने की दशा में विसर्ग संधि की क्रिया होती है। इस स्थिति में विकार दो रूपों किसमें
इस स्थिति में विकार दो रूपों आदेश व वर्ण लोप के रूप में पाया जाता है। यानी जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मेल होने की दशा में विसर्ग संधि होता है, और जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो विकार दो रूपों आदेश के रूप में हो सकता है अथवा वर्ण, यहां अथवा लिख लीजिए, आदेश अथवा या अथवा वर्ण लोप के रूप में हो सकता है। आइए हम लोग इसका एक दो उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। पहला है मनय धन अनुकूल। मनय धन अनुकूल संधि होने पर यह शब्द बन जाएगा मनोनुकूल। मनय धन अनुकूल क्या बन जाएगा? मनोनुकूल। यह कैसे बन जाएगा हम लोग आगे इसका जब संधि नियमों की चर्चा करेंगे तो इस प्रकार हम इसको देख लेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा उदाहरण देख लें। दूसरा उदाहरण है ज्योति धन आदित्य। दूसरा है ज्योति धन आदित्य। शब्द क्या बन जाएगा? ज्योतिरादित्य। ज्योति धन आदित्य बराबर क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य। तीसरा उदाहरण है अतः धन एव। अतः धन एव, यह क्या हो गया? यह शब्द बन जाएगा अतएव। हम यहां देखते हैं इसमें कौन सी क्रिया है? आदेश की क्रिया। दूसरे उदाहरण में कौन सी क्रिया है? आदेश की क्रिया। और तीसरे उदाहरण में क्या हो रहा है? अतः और एव का मिलन हो रहा है, तो यहां विसर्ग का लोप हो जा रहा है, यानी यहां क्या हो रहा है? वर्ण लोप की क्रिया हो रही है। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं यहां पर किसी भी संधि नियमों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम लोग संधि नियमों की चर्चा अगले कक्षाओं में, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर अगले कक्षाओं में हम लोग संधि की क्रिया में संधि नियमों का उल्लेख करेंगे। तो यह पहली स्थिति हो गई कि जब विसर्ग का मेल स्वर वर्ण से होता है। आइए हम लोग दूसरा स्थिति देख लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? हटा देते हैं। दूसरी स्थिति क्या बनती है? इसमें बी स्थिति क्या बनता है? इसमें दूसरा स्थिति क्या बनता है? जब विसर्ग का मेल व्यंजन वर्ण से हो। जब विसर्ग का मेल किससे हो? व्यंजन वर्ण से हो। इसमें स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो संधि अथवा
तो संधि अथवा मेल होने पर, तो संधि अथवा मेल होने पर विसर्ग में विकार होने की, तो संधि अथवा मेल होने पर विसर्ग में विकार होने की स्थिति में विसर्ग संधि होता है। इस स्थिति में, किस स्थिति में, यानी जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में विकार दो रूपों, इस स्थिति में विकार दो रूपों आदेश अथवा प्रकृति भाव के, आदेश अथवा प्रकृति भाव के रूप में पाया जाता है। यानी जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन रहे, तो उस समय संधि होने की दशा में व्यंजन वर्ण में विकार होता है, व्यंजन वर्ण में विसर्ग में विकार होता है। इस स्थिति में विकार दो रूपों में पाया जाता है, पहला होता है आदेश के रूप में और दूसरा होता है प्रकृति के रूप में। जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर रहता है, तो उस समय भी विकार दो रूपों में पाया जाता है। किस किस रूप में, तो वहां आदेश और वर्ण लोप के रूप में पाया जाता है। लेकिन जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन रहता है, तो वहां पर विकार आदेश अथवा प्रकृति भाव के रूप में पाया जाता है। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पहला है यशः धन दा, यशः धन दा, यानी यहां क्या बन जाएगा, यशोदा। यह विकार यानी विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, ओ आ गया। यह विकार क्यों हुआ, किन नियमों के अधीन हुआ, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दूसरा हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है आसिही, आसिही धनवाद, आसिही धनवाद। यह क्या बने जाएगा, संधि होने की दशा में यह बन जाएगा आशीर्वाद। आसिही धनवाद, संधि होने की दशा में यह बन जाएगा आशीर्वाद। तीसरा उदाहरण है पुरः धनकार। तीसरा उदाहरण है पुरः धनकार, संधि होने की दशा में क्या बन जाएगा, पुरस्कार। चौथा इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। चौथा उदाहरण है मनः धन कामना। चौथा उदाहरण है मनः धन कामना, संधि करके यह क्या बन जाएगा, मनः कामना। संधि करके यह क्या बन जाएगा, मनः कामना। यहां पर संधि होने वाले वर्णों में कोई विकार नहीं होता। यहां पर देख लीजिए, यहां क्या होगा, आदेश की क्रिया। इन तीनों में क्या हो रहा है, आदेश की क्रिया। यहां भी है आदेश, तीसरे में भी है आदेश, और यहां चौथे में क्या है, प्रकृति भाव है। आप लोग प्रकृति भाव को लेकर के भ्रम की स्थिति में न रहें,
संशय की स्थिति में न रहें। अभी मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि यहाँ कोई, आप लोग कहेंगे कि यहाँ कोई विकार नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ संधि में आ गया है, ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। आइए, हम लोगों ने देख लिया कि विसर्ग संधि में दो स्थितियां होती हैं, यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है। आप लोग यह कहेंगे कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण विसर्ग क्यों नहीं हो सकता है? तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता है जिसके प्रारंभ में विसर्ग हो। क्यों? क्योंकि विसर्ग का जो अस्तित्व होता है वह सदैव स्वर के बाद ही होता है। इसीलिए किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में विसर्ग और अनुस्वार नहीं आते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले ही कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि विसर्ग संधि की जो दो स्थितियां बनती हैं और उन दोनों स्थितियों में किन किन रूपों में विकार होता है, आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे। आइए इन विकारों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यह विकार क्या क्या होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि विसर्ग संधि में यह विकार निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है। विसर्ग संधि में यह विकार क्या होता है? निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है। पहला रूप कौन सा है? तो आदेश के रूप में। पहला रूप क्या होता है? आदेश के रूप में। तो आदेश क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? आदेश क्या होता है? तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो मैं संक्षेप में ही लिख देता हूं। आदेश जब मेल अथवा संधि होने की दशा में एक वर्ण के स्थान पर, जब संधि अथवा मेल होने की दशा में एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण के स्थान पर एक दूसरा नवीन वर्ण आ जाता है। आदेश की क्रिया क्या कही जाती है? कि जब मेल अथवा संधि होने की दशा में एक वर्ण के स्थान पर एक दूसरा नवीन वर्ण आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आदेश की क्रिया कही जाती है। वह क्या होता है? आदेश की क्रिया। जब मेल अथवा संधि होने की दशा में एक वर्ण के स्थान पर एक दूसरा नवीन वर्ण आ जाता है, वह क्या होता है? आदेश की क्रिया होती है। इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसी में एक और होता है एकादेश, यानी जब दो वर्णों के स्थान पर एक ही वर्ण आता था तो वह एकादेश की क्रिया होती थी। वह किस में होता है? वह स्वर संधि में होता था। स्वर संधि के किस भेदों में? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण पहला है, जैसे नमः धन नमः, नमः धन नमः संधि करके यह बना लेंगे नमो नमः। हम लोग यदि सूक्ष्मता से देखेंगे तो नम यहां भी है, नम यहां भी है, नमः यहां है, नमः यहां है। फर्क क्या, अंतर क्या आया है कि यहाँ विसर्ग की जगह पर यहाँ ओ आ गया। विसर्ग की जगह पर क्या आ गया है? ओ आ गया है। अर्थात इसमें क्या हो गई?
आदेश की क्रिया। इसमें क्या हो गया? आदेश की क्रिया। दूसरा हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है ज्योति धन मैं। ज्योति धन मैं संधि होने की दशा में है, क्या बन जाएगा? ज्योतिर्मय। संधि होने की दशा में क्या बन जाएगा? ज्योतिर्मय। यहां ज्योति है, साथ में विसर्ग है, यहां मैं है, यहां ज्योति है, मैं है। फर्क क्या है कि विसर्ग के स्थान पर यहां पर र का आदेश हो गया है, यानी जब एक वर्ण के स्थान पर एक दूसरा नवीन वर्ण आ जाए तो क्या होता है? यह होता है आदेश की क्रिया। तीसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। भाधन कर बराबर क्या हो जाता है? भास्कर। भाधन कर बराबर क्या हो जाता है? भास्कर। भाधन कर बराबर क्या हो जाता है? भास्कर। यहां पर भा है, यहां भय है, कर है, यहां विसर्ग का लोप हो गया है और यहां क्या आ गया है? मूर्धन्य से आ गया है। चौथा उदाहरण देख लेते हैं। हरि धन चंद्र। हरि धन चंद्र मेल होने की दशा में क्या हो गया है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। हम लोग सूक्ष्मता से देखेंगे तो हरि यहां पर है, हरि यहां पर है, चंद्र यहां पर है, चंद्र यहां पर है। अंतर क्या आया है कि विसर्ग के स्थान पर तालव्य स का आदेश हो गया, अर्थात विसर्ग स हट गया है, विसर्ग हट गया है और उसके स्थान पर क्या आ गया है? तालव्य से आ गया है। उम्मीद है कि आप लोग इतनी बातें समझ में पा रहे होंगे, आदेश की क्रिया समझ में आ रही होगी आपको। आगे इसी में एक बिंदु का चर्चा हम लोग और कर लेते हैं। वह क्या है? विसर्ग संधि में आदेश तीन रूपों में पाया जाता है। यानी विसर्ग संधि में आदेश तो होता है, लेकिन वह कितने रूपों में पाया जाता है? तो तीन रूपों में। विसर्ग संधि में आदेश तीन रूपों में पाया जाता है। किन किन रूपों में? पहला क्या होता है? विसर्ग संधि में आदेश की जो क्रिया होती है वह कितने रूपों में पाया जाता है? तीन रूपों में। पहला क्या होता है? पहला होता है उ के रूप में। उ के रूप में, जिसे संस्कृत में उत्व विधान कहा जाता है। जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? उत्व विधान। यानी विसर्ग संधि में जो आदेश होता है वह कितने रूपों में पाया जाता है? तो तीन रूपों में। पहला है उ के रूप में, जिसे उत्व विधान कहते हैं। यही उ बाद में ओ बन जाता है। कैसे बनता है, कब बनता है, इसकी चर्चा हम लोग नियमों को देखते समय करेंगे। दूसरा होता है र के रूप में। यानी आदेश की क्रिया या तो उ के रूप में हो सकती है या तो र के रूप में हो सकती है। इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऋत्व विधान, उत्व विधान, ऋत्व विधान। और तीसरा है, आदेश की जो तीसरी क्रिया होती है वह होता है स के रूप। किसके रूप में? स के रूप में। स के रूप में इसे कहा जाता है सुत्व विधान। क्या कहा जाता है? सुत्व विधान। यह स तीनों रूपों में पाया जाता है, यानी तालव्य स के रूप में, मूर्धन्य स के रूप में और दंत स के रूप में। एक बार पुनः दोहरा दिया जाता है कि विसर्ग संधि में विकार कितने रूपों में पाया जाता है? तो विसर्ग संधि में विकार तीन रूपों में पाया जाता है। पहला होता है आदेश के रूप में, दूसरा होता है वर्ण लोप के रूप में
और तीसरा होता है प्रकृति के रूप में। आदेश क्या होता है कि जब संधि या मेल होने की दशा में एक वर्ण हट जाता है, उसी के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, वह क्या होता है? आदेश होता है। आदेश की क्रिया कितने रूपों में पाई जाती है? तो आदेश की क्रिया 3 रूपों में पाई जाती है, या तो उ के रूप में हो, या तो र के रूप में हो, अथवा स के रूप में हो। और स में भी क्या होता है? सूत्र विधान में वह तीनों से आ सकते हैं। क्यों, कब आएंगे, किन परिस्थितियों में आएंगे, इसकी चर्चा हम लोग जब नियमों की बात करेंगे तब वहां पर करेंगे। तो उम्मीद है आदेश की क्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग अब दूसरा विकार यानी वर्ण लोप है क्या है उसके विषय में समझ लेते हैं। तो मैं यहां पर इसको हटा देता हूं। हम लोग जो द्वितीय विकार है उसके विषय में देख लेते हैं। वह कौन सा है? वह विकार है वर्णलोप के रूप में। वह विकार किसके रूप में है? दूसरा विकार किसके रूप में होता है? तो दूसरा विकार होता है वर्णलोप के रूप में। वर्णलोप किसे कहते हैं? तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि संधि की क्रिया में वर्णलोप से आशय है वर्ण का लुप्त हो जाना। संधि की क्रिया में वर्णलोप से क्या आशय है? तो संधि की क्रिया में वर्णलोप से आशय है वर्ण का लुप्त हो जाना। जब दो पदों का मेल होता है, तो मेल होने की, जब दो पदों का मेल होता है तो मेल होने की दशा में एक वर्ण का लुप्त हो जाना, एक वर्ण का लुप्त हो जाना। जब दो पदों का मेल होता है तो मेल होने की दशा में एक वर्ण का लुप्त हो जाना वर्णलोप कहा जाता है। वर्णलोप कहा जाता है। यानी वर्णलोप क्या होता है कि जब संधि की क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि दो पद मेल करते हैं और मेल होने या संधि होने की दशा में उसमें से कोई एक वर्ण लुप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? वर्णलोप कहते हैं। हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। अतः धन एव, इसका जब मेल होता है तो यहां से विसर्ग का मेल हो जाता है, वह क्या बन जाता है? अतएव। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यशः धन इच्छा, यशः धन इच्छा, इसमें क्या हो जाता है? यश इच्छा, यश इच्छा, इसमें क्या होता है? यश इच्छा। हालांकि वर्णलोप की जो क्रिया होती है वह व्यंजन संधि में भी होती है और विसर्ग संधि में भी होती है। व्यंजन संधि में वर्णलोप की क्रिया होने पर यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वह दोनों स्वर थे तो उन दोनों ने स्वर संधि की क्रिया कर ली थी। लेकिन विसर्ग संधि में ऐसा नहीं होता है। विसर्ग संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होने पर और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होने पर
संधि की कोई क्रिया नहीं होती है। यहां हम लोग लिख लें, विसर्ग संधि में वर्णलोप होने पर, विसर्ग संधि में वर्णलोप होने के, विसर्ग संधि में वर्णलोप होने की दशा में आगे दोनों पदों के मध्य संधि की क्रिया नहीं होती है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि वर्णलोप हो जाता है, उसके बाद दोनों पदों के मध्य संधि की कोई क्रिया नहीं होती है। जबकि यहां लिख लें, जबकि व्यंजन संधि में वर्णलोप होने के बाद भी, जबकि व्यंजन संधि में वर्णलोप होने के बाद भी संधि की क्रिया हो सकती है। यह क्या कह रहा है कि विसर्ग संधि में वर्णलोप होने की दशा में आगे दोनों पदों के मध्य संधि की क्रिया नहीं होती। यहां देखिए अतः है, यहां और यहां एव है, यानी यहां अत है, यहां एव है, तय में अ स्वर है और ए भी स्वर है, लेकिन यहां पर संधि की कोई क्रिया नहीं होती है। यहां पर स में अ है और यहां पर ई है, चाहे तो ये लोग स्वर संधि की क्रिया, यानी दोनों के प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है, चाहे तो स्वर संधि की क्रिया हो सकती है, लेकिन यहाँ कोई क्रिया नहीं होती। जबकि व्यंजन संधि में क्या है कि वर्णलोप होने के बाद भी संधि की क्रिया हो सकती है। उदाहरण हम इसका उदाहरण बता दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा था एक उदाहरण कि राजन धन आज्ञा, शब्द क्या था, राजन और आज्ञा। इसमें न लोप संधि हुआ, यानी न का लोप होगा, और यहाँ जय में अ है और आ है, दोनों मिलकर के आ बना लेते थे। शब्द क्या बना था, राजाज्ञा। शब्द क्या बना था, राजाज्ञा। यानी व्यंजन संधि में वर्ण लोप होने के बाद भी स्वर संधि की क्रिया हो सकती है, जबकि विसर्ग संधि में वर्ण लोप होने के पश्चात और कोई संधि की क्रिया नहीं होती है। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब तीसरा विकार हम लोग देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा लेता हूं। विसर्ग संधि में जो तीसरा विकार है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा विकार किन रूपों में पाया जाता है, आइए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा विकार है वह है प्रकृति भाव। तीसरा विकार क्या है, तो तीसरा विकार है वह है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव किसे कहा जाता है, तो यदि हम लोग प्रकृति भाव को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हम लोगों को संधि और संयोग में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। तो प्रकृति भाव में क्या होता है, संधि में
संधि में प्रकृति भाव से, संधि में प्रकृति भाव से तात्पर्य है अपने प्रकृति के अनुसार, प्रकृति या अपने प्रकृति को अपने प्रकृति के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार रहना। संधि में प्रकृति भाव से तात्पर्य है अपने प्रकृति या स्वभाव के अनुसार रहना। संधि में प्रकृति भाव से क्या तात्पर्य है कि अपने प्रकृति से या स्वभाव के अनुसार रहना, अर्थात अपने मूल रूप में रहना। अपने क्या कहना कि अपने मूल रूप में रहना, अर्थात अपने मूल रूप में रहना। संधि में प्रकृति भाव से तात्पर्य है अपने प्रकृति या स्वभाव के अनुसार रहना, अर्थात अपने मूल रूप में रहना। यह क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया। यह क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया। जब संधि की क्रिया में, जब संधि की क्रिया में प्रथम पद, जब संधि की क्रिया में प्रथम पद और द्वितीय पद मेल करते हैं, जब संधि की क्रिया में प्रथम पद और द्वितीय पद मेल करते हैं या दोनों के मध्य में मेल होता है, मेल करते हैं, तो दोनों पदों में बिना किसी, तो दोनों पदों में बिना किसी बदलाव के मेल हो जाता है। दोनों पदों में बिना किसी बदलाव के मेल हो जाता है, अर्थात संधि की क्रिया, अर्थात संधि की क्रिया तो होती है, लेकिन दोनों पद अपने मूल रूप में ही, लेकिन दोनों पद अपने मूल रूप में ही रहते हैं। यह प्रकृति भाव क्या कर रहा है? संधि में प्रकृति भाव से तात्पर्य है अपने प्रकृति या स्वभाव के अनुसार रहना, अर्थात अपने मूल रूप में रहना। जब संधि की क्रिया में प्रथम पद और द्वितीय पद मेल करते हैं तो दोनों पद बिना किसी बदलाव के मेल हो जाता है, अर्थात संधि की क्रिया तो होती है लेकिन दोनों पद अपने मूल रूप में ही रहते हैं, अर्थात क्या कहा जाता है? अर्थात दो पद बिना,
विकार किए, बिना विकार किए एक पद हो जाते हैं। अर्थात संधि की क्रिया में प्रथम पद और द्वितीय पदों का मेल होता है, लेकिन दोनों पदों में कोई भी विकार नहीं होता है। विकार कितना होता है? इतना सिर्फ विकार होता है कि दो पद मिलकर के एक पद बन जाते हैं। उदाहरण इसका हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण है, पहला है प्रातः धन काल। प्रातः धन काल यानी प्रातः एक पद है और काल दूसरा पद है। इन दोनों पदों का अलग अलग स्वतः भी अस्तित्व होता है। संधि होने की दशा में शब्द क्या बन जाता है? प्रातः काल। शब्द क्या बन जाता है? प्रातः काल। यानी जो दो पद अलग अलग लिखे जाते हैं, संधि होने पर यह क्या हो जाता है? वह दोनों एक पद हो जाते हैं। यानी यहाँ एक पद प्रातः है, एक पद काल है। संधि होने की दशा में केवल एक पद बना, वह क्या बना? प्रातः काल। उम्मीद है कि प्रकृत भाव को आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा उदाहरण है अंतः और पुर। अंतः और पुर संधि होने की दशा में यह क्या बन जाता है? अंतः पुर। संधि होने की दशा में क्या बन जाता है? अंतः पुर। तीसरा उदाहरण है मनः धन कामना। मनः धन कामना संधि होने की दशा में बन जाता है मनः कामना। यानी मनः एक पद है, कामना एक पद है। संधि होने की दशा में एक ही पद मनः कामना बन जाता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। शब्द है पुनः धन फलितः। पुनः धन फलितः शब्द क्या बन जाता है? पुनः फलित। पुनः धन फलित, फलितः नहीं, शब्द क्या बन जाता है? पुनः फलित। यानी पुनः एक पद है और फलित दूसरा पद है। संधि होने की दशा में क्या बन जाता है? पुनः फलित। यानी प्रकृत भाव में क्या होता है कि संधि की क्रिया होती है, लेकिन दोनों पदों में कोई विकार नहीं होता है। विकार या बदलाव सिर्फ इतना होता है कि दो पद मिल करके एक पद बना लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग विसर्ग संधि की बातों को, इसकी अवधारणा को समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो संधि होने की दशा में विसर्ग संधि की क्रिया होती है। विसर्ग संधि में दो स्थितियां बनती हैं। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग होना चाहिए, यह अनिवार्य शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण विसर्ग भी हो सकता है। यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है तो संधि होने की दशा में दो रूपों में विकार होता है। पहला आदेश के रूप में और दूसरा वर्णलोप के रूप में। जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन होता है तो संधि होने की दशा में भी विकार होता है। यह विकार दो रूपों में पाया जाता है, पहला आदेश के रूप में और दूसरा प्रकृति भाव के रूप में। अब आदेश की क्रिया क्या होती है? तो आदेश की क्रिया होती है कि संधि होने की दशा में एक वर्ण के स्थान पर एक दूसरे नवीन वर्ण का आ जाना। वर्णलोप क्या होता है? वर्णलोप की क्रिया होती है कि संधि होने की दशा में किसी एक वर्ण का लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, हट जाना। प्रकृति भाव होता है। क्या होता है? प्रकृति भाव वह क्रिया होती है कि प्रथम पद और द्वितीय पद अपने मूल रूप में ही रहते हैं, मात्र वो उसमें उनमें इतने परिवर्तन होता है कि दोनों संधि करके एक पद बन जाते हैं। उनके मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। यह क्या हो गया? यह विसर्ग संधि के तीनों जो विकार हैं वह हो गया। आइए हम लोग विसर्ग संधि के
विसर्ग संधि के विषय में थोड़ा और समझने के लिए विसर्ग को समझ लेते हैं। तो विसर्ग संधि को सम्यक रूप से या अच्छी तरह से समझने के लिए हमें स्वर भी समझना चाहिए और व्यंजन समझना चाहिए, और उसके साथ ही हमें विसर्ग का भी ज्ञान होना आवश्यक है। विसर्ग होता क्या है? तो विसर्ग संस्कृत में एक विशिष्ट ध्वनि मानी जाती है जो स्वर और व्यंजन से अलग आता है। इसको अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। यह ध्वनि सदैव किसी न किसी स्वर के बाद ही आती है। विसर्ग से किसी शब्द का आरंभ नहीं हो सकता है, जैसा हमने अभी चर्चा किया है। संस्कृत की बाद की भाषा में, यानी संस्कृत में क्या है कि विसर्ग के शब्दों का तो बहुतायत प्रयोग है, लेकिन संस्कृत के बाद की जो भाषा है जिनमें पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी में है, इसमें क्या हुआ कि जब इन भाषाओं का विकास हुआ तो इनमें विसर्ग का लोप हो गया। हिंदी में भी यह ध्वनि बिल्कुल नहीं पाई जाती है। हाँ, हिंदी में यह ध्वनि कहाँ पाई जाती है कि जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं उनमें ही विसर्ग परंपरा से हमको प्राप्त हुआ। हिंदी की केवल 2 या 3 ध्वनियां हैं जिनमें विसर्ग का प्रयोग पाया जाता है। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है और उसके बाद में कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है, तो विसर्ग में यदि विकार होता है तो हम लोग समझते हैं कि उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। तो यहां तक तो हम लोग समझ पा रहे हैं। उसके बाद है कि विसर्ग का जो उच्चारण होता है, विसर्ग का जो उच्चारण होता है वह है के समान ही होता है और कंठ से होता है। यहां हम लोगों को एक बात और ध्यान में रखना होगा कि विसर्ग का जो उच्चारण होता है, विसर्ग का उच्चारण, क्योंकि संधि की क्रिया उच्चारण की क्रिया है। विसर्ग का उच्चारण क्या है? यह है, विसर्ग का उच्चारण किस पर निर्भर करता है कि पूर्व के स्वर पर। विसर्ग का उच्चारण किस पर निर्भर करता है? पूर्व के स्वर पर। अधिकांश लोग विसर्ग का उच्चारण है के रूप में करते हैं, जो कि सभी स्थितियों में सही नहीं होता है। सभी स्थितियों में विसर्ग का उच्चारण है के रूप में सही नहीं होता है। जैसे यदि हम लोग रामः लिखें तो इसका उच्चारण रामः इस रूप में होगा, यह तो सही है। लेकिन यदि हम लोग रामाहा लिखें तो इसका उच्चारण रामाहा इस रूप में करना चाहिए। इसका उच्चारण हम लोग रामाह के रूप में करते हैं तो यह क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी यहाँ रामाहा है तो यहाँ भी क्या उच्चारण होना चाहिए? रामाहा उच्चारण होना चाहिए। उम्मीद है आप लोग बात समझ पा रहे होंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहां शब्द है गुरु, इसका उच्चारण गुरु गुरु इस रूप में करना चाहिए कि न कि इसका उच्चारण गुरु इस रूप में करना चाहिए। इसका उच्चारण क्या है? यह गलत है। उम्मीद है या फिर है नदी ही, इसका उच्चारण हमको नदी ही इस रूप में करना चाहिए, न कि इसका उच्चारण नदी इस रूप में करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग विसर्ग का जो उच्चारण है उसको समझ पा रहे होंगे। तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है वह सदैव ही पूर्व के, यानी विसर्ग क्योंकि हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है, तो विसर्ग का उच्चारण उसके पूर्व के स्वर के आधार पर होता है। उम्मीद है इतनी बातें भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज की कक्षा में हम लोगों ने विसर्ग संधि के अवधारणा के विषय में पढ़ा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को विसर्ग संधि का यह जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ रहा होगा, और यदि आप लोग इस कक्षा को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो विसर्ग संधि के नियमों को पढ़ने में आपको समझने में कोई भी संशय नहीं रहेगी। विसर्ग संधि में कुछ उपसर्ग हैं जिनको कई पुस्तकों में विसर्ग संधि के द्वारा उनका संधि विच्छेद कर दिया गया है या संधि कर दिया गया है, जो कि गलत है। हम लोग उसकी जब चर्चा करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग विसर्ग संधि में भी स्वर संधि और व्यंजन संधि की बात पारंगत हो जाएंगे। तो आप सभी को इस कक्षा में सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।